हेलो बच्चे लोग, कैसे हो सब? बढ़िया। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर का चौथे लेक्चर में पहुंच चुके हैं, राइट। लास्ट 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने मेंडल के एक्सपेरिमेंट देख लिए, कुछ सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट देख लिए, राइट। कि जो इनहेरिटेंस होता है वो कैसे होता है, क्या होता है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस देख लिया। 3 लॉज बताया था ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन तीनों में एक लॉ है जो यूनिवर्सल है, राइट। बाकी दो यूनिवर्सल यानी कि वो हमेशा सही रहेगा, बाकी दोनों जगह जगह पे सही गलत हो भी सकते हैं। और वो कौन सा है जो यूनिवर्सल है इन तीनों में से? दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, जो बोलता है कि जो अलील का जो पेयर है, जो क्रोमोसोम्स के जो पेयर है, वो अलग होते हैं, ठीक है, जब सेल डिवाइड करता है और हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये हर जगह पे सही है, ये तो होना ही है, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस कई जगहों पे वैलिड नहीं भी हो सकता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो पक्का वैलिड होगा एट ईच एंड एवरी प्लेस, राइट। खैर, हम लोगों ने डोमिनेंट ट्रेट्स देखे, रिसेसिव ट्रेट देखे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो ट्रेट्स F1 में गायब हो गए थे, ठीक है, जैसे अगर हाइट की बात करें हम लोग, तो F1 जनरेशन में, फीलियल 1 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट्स आए ही नहीं, सारे के सारे हेट्रोजाइगसली टॉल थे, राइट। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीनोटाइप था। लेकिन F2 जनरेशन में सरप्राइजिंगली जो शॉर्ट प्लांट्स थे वो रीअपियर कर गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला भी जीनोटाइप आ गया था, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि यार, ये जो डोमिनेंट ट्रेट है और जो रिसेसिव ट्रेट है, ऐसा क्या है उनमें कि ये वाला जीन या ये वाला क्रोमोसोम आया तो डोमिनेंट ट्रेट हो जाता है, दूसरा वाला जीन आया तो रिसेसिव हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये हमें जानना है। तो इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। जो ट्रेट्स है वो आखिर एक्सप्रेस कैसे हो रहे हैं? जो कैपिटल टी वाला अलील है या जीन है, वो टॉल प्लांट ही क्यों लीड कर रहा है और कैसे लीड कर रहा है, जबकि स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट को लीड करता है, अगर दोनों अलील से स्मॉल टी वाले हो तो, राइट। कैसे, हम लोग ये समझेंगे। तो देखो, कुछ बेसिक बेसिक बातें तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे क्रोमोसोम क्या होता है, राइट। क्रोमोसोम तो सब समझते हैं, राइट। डीएनए, आरएनए सब समझते हैं। ये क्या है? ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए फुल फॉर्म इज डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इसका ये नाम क्यों है? क्योंकि जब ये डिस्कवर्ड हुआ था ना, जब साइंटिस्ट को ये सबसे पहले मिला था, उसका नेचर ना उन्हें एसिडिक मिला, ठीक है। इसका नेचर जो था वो एसिडिक पाया गया, और सिंस ये न्यूक्लियस से मिला था तो इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबो कहाँ से आया? जिस तरीके से ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, राइट। यानी कि ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल, राइट। जिस तरीके से ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं, एक सुगर होता है राइबोज, ठीक है, जिसमें कि 5 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। 5 कार्बन एटम्स वाले सुगर को हम लोग राइबोज बोलते हैं। तो डीएनए में ना ये वाला सुगर पाया जाता है, इसलिए राइबो। और अगर सिर्फ आरएनए की बात करें तो उसमें उसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। मतलब राइबोज में से एक ऑक्सीजन एटम अगर हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा डीऑक्सीराइबो, डी ऑक्सी मतलब विदाउट 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या है? हमारे सेल में न्यूक्लियस में एक लंबा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, राइट। पूरे बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनना है, क्या बनना है, सारा इंफॉर्मेशन किसमें? डीएनए में स्टोर्ड है। अब डीएनए तो बहुत लंबा है ना, ऐसा माना माना जाता है कि हमारे एक सेल के एक न्यूक्लियस में जितना डीएनए है ना, अगर उसको हम लोग एक थ्रेड के रूप में एलोंगेट करके रखेंगे तो उसका लेंथ करीब 2.2 मीटर होगा, ठीक है। दैट्स हाउ लॉन्ग डीएनए
इज देयर इन अ सिंगल ह्यूमन सेल न्यूक्लियस, ठीक है, 2.2 मीटर, दैट्स मोर देन योर हाइट, ठीक है। तो इतना सारा डीएनए है हमारे पास, राइट। अब उस डीएनए का ना मैक्सिमम पोर्शन इनएक्टिवेटेड टाइप का होता है, मतलब सारे पोर्शंस एक्टिवेटेड रहे ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई सबसे शुरू में जो अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, दे वर बैक्टीरिया, ठीक है, उससे इवॉल्व होते 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 फाइनली ह्यूमन बींग्स है। तो जो बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा तो बहुत छोटा होगा ना, बहुत सिंपल सा होगा, उसमें कुछ कुछ ऐड होता गया होगा, होता गया होगा, होता गया होगा, तब हम लोग फाइनली ह्यूमन डीएनए तक पहुंचे। तो ये जो रास्ते में जितने सारे ऑर्गेनिजम्स है, इस रास्ते में तो डीएनए में बहुत कुछ ऐड हुआ होगा, माइनस हुआ होगा, राइट। तो अब ह्यूमन बींग्स में वो सारे फीचर्स तो है नहीं जो कि बैक्टीरियल डीएनए में थे, हमारे में तो वो सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो जो फीचर्स अवेलेबल नहीं है उसका डीएनए अवेलेबल है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड, ठीक है। और जितना पोर्शन एक्टिवेटेड है वही हमारे बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो डीएनए का मैक्सिमम पोर्शन इनएक्टिवेटेड होता है, ठीक है। अब डीएनए का काम क्या होता है, हमें अल्टीमेटली डीएनए से क्या मतलब है? मतलब ये है कि डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट नहीं किया जाता है, इसको यूज करके हम लोग बनाते हैं आरएनए, ठीक है, वही राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रिसाइजली बोले तो एमआरएनए। आरएनए तीन तीन टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप होता है एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए, जो कि मैसेज कैरी करता है, ठीक है, डीएनए का मैसेज को कैरी करेगा, राइट। अब डीएनए तो एक ही है ना सेल के पास, मतलब एक ही जगह पे प्रॉपर, तो डीएनए पूरे डीएनए का यूज नहीं होता है हर जगह, डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा का यूज है, ठीक है। तो डीएनए को तो हर जगह लेकर नहीं घूम सकता सेल, तो क्या करता है कि डीएनए के जितने पोर्शन की जरूरत है उसका एक कॉपी रेडी कर देता है, ठीक है, उसको हम लोग आरएनए बोलते हैं या मैसेंजर आरएनए। बस वो आरएनए उतना उस पोर्शन का मैसेज आगे लेकर जाएगा और उससे फिर बनता है या कोड होता है प्रोटीन। यही वो चीज है जो कि हमें अल्टीमेटली चाहिए, हमें मतलब है प्रोटीन से, ठीक है। तो यही है जो ओरिजिनल जो पाथवे है कि डीएनए से प्रोटीन मिलने का, यही रास्ता है। डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, हमेशा यही होता है, ठीक है। अब हमें मतलब है प्रोटीन से, क्यों? क्योंकि प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं ना, कि हमारा बॉडी बिल्ड कर रहा है, हमारा बॉडी सेल से बना है, और सेल किससे बना है? प्रोटीन से बना है, ठीक है। मैक्सिमम पोर्शन सेल्स का प्रोटीन से बना होता है, अलग अलग टाइप के प्रोटीन से, ठीक है। उसमें स्ट्रक्चर बनाने में कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का रोल बहुत कम है इन कंपैरिजन टू प्रोटीन्स। प्लस सेल के अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो भी मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, सब में जरूरत होती है एंजाइम्स की। एंजाइम्स किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं, राइट। तो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो तो प्रोटीन ही है, ठीक है। तो सिंस प्रोटीन इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, हमें इसी से मतलब, कार्बोहाइड्रेट बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप फूड से ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस जरूरी है, और प्रोटीन में भी एग्जैक्टली क्या सिंथेसिस करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? वी आर ट्राइंग टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। तो अमाइनो एसिड, एक एक अमाइनो एसिड करके फिर पूरा प्रोटीन बनता है। तो डीएनए हमें पूरा नहीं चाहिए एक बार में, ठीक है, हमें पूरे की जरूरत नहीं। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसकी हमें एक बार में जरूरत हो उसे हम लोग जीन बोलते हैं। बहुत सुना होगा ये टर्म जीन, ठीक है। इसी से तो टर्म आया जेनेटिक्स, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए का वो हिस्सा जो एक सिंगल प्रोटीन के लिए कोड करता हो, ठीक है। अब जैसे हमारे पास इंसुलिन होता है, इंसुलिन होता है ना, पैनक्रियाज एक हार्मोन सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में घटाता है। तो इंसुलिन प्रोटीन है, ठीक है। तो मान लो कि उसका एक इंसुलिन मॉलिक्यूल बनाना है मेरे को, एक सिंगल उसका स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो मान लेते हैं कि डीएनए का ये वाला हिस्सा है जो कि एक इंसुलिन बना सकता है, तो इसको हम लोग इंसुलिन बनाने वाला जीन बोलेंगे। ये वो जीन है जो कि इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो जीन डीएनए के उस हिस्से को बोलते हैं जो कि एक कंप्लीट प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे हमारे डीएनए में कई जीन्स हैं, मिलियंस ऑफ जीन्स हैं, ठीक है। कुछ एक्टिवेटेड है, कुछ इनएक्टिवेटेड है, कुछ कभी कभी गलती से एक्टिवेट हो जाते हैं, कुछ इनएक्टिवेट हो जाते हैं, तो उनसे प्रॉब्लम शुरू होते हैं, कैंसर वगैरह इन्हीं कारणों से शुरू होते हैं। कैंसरस
सेल्स हम सभी के अंदर, जो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं उनको, जो कैंसर काउजिंग जीन्स है, वो हम सबके अंदर, हमारे डीएनए में भी है, ठीक है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड है। बाय सम रीजंस वो कभी कभी एक्टिवेट हो जाता है, तो फिर वो कैंसर काउज करता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है वो यही है कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, एक जीन से एक एमआरएनए बनेगा, वो एमआरएनए उसको उस मैसेज को कैरी करेगा, फिर उससे प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन कहाँ बनाएगा? इन राइबोसोम्स। राइबोसोम को ही है ना प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो एमआरएनए उसको लेकर जाएगा राइबोसोम तक, राइबोसोम में वो प्रोटीन बनेगा अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंसेस को यूज करके, ठीक है। तो ओवरऑल काम यही है। अब होता क्या है कि जो हम लोग अलील की बात करते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी था। कैपिटल टी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉल प्लांट, राइट, एंड स्मॉल टी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट प्लांट, ठीक है। इसी के अलील थे। ये आपका डोमिनेंट होता है और दिस इज डोमिनेंट एंड दिस इज रिसेसिव, है ना। रिसेसिव मतलब अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी प्रेजेंट है तो ये प्लांट कैसा होगा? ये प्लांट टॉल ही होगा। लेकिन अगर शॉर्ट प्लांट चाहिए तो दोनों अलील स्मॉल टी ही होना चाहिए, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर ऐसा क्यों, राइट, ऐसा क्यों? देखो, हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है एक सेल। ये पेयर्स बोलने की क्या जरूरत है? पेयर्स हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरीके से जूतों का पेयर होता है ना कि एक जूता दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, क्रोमोसोम्स भी ठीक वैसे ही होते हैं। 23 और 23 क्रोमोसोम्स का पेयर बनता है, ठीक है। मतलब जो मान लिया कि ये 23 क्रोमोसोम्स है और ये 23 क्रोमोसोम्स है, तो इधर के जो क्रोमोसोम्स है और इधर के जो क्रोमोसोम्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इधर जो पहला क्रोमोसोम होगा और इधर जो पहला क्रोमोसोम होगा वो सेम ही टाइप का होगा, वो एक ही फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और दोनों का होना जरूरी है। तो एक कैपिटल टी एक साइड से आएगा और दूसरा कैपिटल टी या जो स्मॉल टी जो भी है वो दूसरे साइड से आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। जैसे एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। तो दोनों का होना जरूरी है, किसी एक से काम नहीं चले। तो 23 एक साइड और 23 दूसरे साइड सेम फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये कैपिटल टी वाला जीन या अलील या स्मॉल टी वाला अलील काम तो सेम कर रहा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, है ना। लेकिन दोनों के जीन में कुछ अंतर होगा। अंतर कैसा होगा कि हो सकता है कि जो कैपिटल टी वाला जीन होगा वो ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करवाता होगा, ऐसा हो सकता है ना। जो प्रोटीन हाइट के लिए चाहिए उस प्रोटीन का सिंथेसिस या उस एंजाइम का सिंथेसिस कैपिटल टी वाला जीन ज्यादा करवाता होगा और स्मॉल स्मॉल टी वाला कम करवाता होगा, राइट। लेस प्रोटीन सिंथेसिस या या नो प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये जो जिसको हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी बोल रहे हैं, ये दोनों ऐसे जीन्स हैं जो कि सेम जगह जाकर इफेक्ट करते हैं, सेम प्रोटीन पे इफेक्ट करते हैं। बस अंतर ये है कि कैपिटल टी वाला प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा करवाता है और स्मॉल टी वाला या तो कम करवाता है या नहीं करवाता है, ठीक है। हो सकता है वो उस प्रोसेस को ब्लॉक कर देता हो, ठीक है। मतलब उनका टारगेट लोकेशन एक ही है, टारगेट प्रोटीन एक ही है, ठीक है। लेकिन एक उसको इनहांस करने का काम कर रहा है और दूसरा उसको डिप्रेस करने का काम कर रहा है, अंतर इतना ही है, ठीक है। तो अगर कोई सेल या कोई ऑर्गेनिज्म दोनों कैपिटल टी ही इनहेरिट करता है तो उससे क्या होगा कि दोनों जीन है जो कि ज्यादा ही प्रोटीन सिंथेसिस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो वो प्लांट, उस प्लांट में प्रोटीन वो वाला जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो ज्यादा सिंथेसाइज होगा, ठीक है। तो वो प्लांट टॉल हो जाएगा। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, अब टेक्निकली होना क्या चाहिए कि ये वाला जो है ये जो जीनोटाइप है ये इस वाले से तो कम टॉल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एटलीस्ट मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है, किसी किसी में होगा, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमेशा तो वैलिड होगा नहीं, पर कई जगहों पर वैलिड है। ऐसा इसलिए होता है या ऐसा, इसका एक रीजन क्या हो सकता है कि
जिन एंजाइम्स के थ्रू ये प्रोसेस होता होगा, ठीक है, उनको बस एक्टिवेट होने की जरूरत होती होगी, ठीक है। तो अगर वो एंजाइम सिर्फ एक अलील के रहते भी एक्टिवेट हो जाए तो दूसरे से कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, राइट। मतलब इसका सिचुएशन और इसका सिचुएशन एक ही है, दोनों में कुछ अलग नहीं है, ठीक है। जिन एंजाइम्स की जरूरत है वो अगर एक ही अलील से एक्टिवेट हो जाते हो, ठीक है, तो दो अलील्स रहे आपके पास या एक अलील रहे, उससे कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, राइट। इसीलिए ये दोनों जीनोटाइप टॉल प्लांट ही बनाएंगे, ठीक है। फर्क तब पड़ता है जब दोनों अलील्स स्मॉल टी हो जाए, ठीक है, तो अब जो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा वो कम होगा या ना के बराबर होगा, ठीक है, और वो प्लांट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म यही है कि दोनों अलील्स है, उनका टारगेट प्रोटीन सेम है, वो सेम एंजाइम को जाकर अफेक्ट कर रहा है, बस एक उसका फंक्शन को बढ़ा दे रहा है, दूसरा उसके फंक्शन को घटा दे रहा है, बस इतना ही का अंतर है, राइट। इससे होगा क्या कि अब जैसे ये तो खैर हाइट के लिए हो गया, और भी मेंडल ने 7 ट्रेड्स को सेलेक्ट किया था ना पी के लिए, उसमें एक राउंड सीड था, रिंकल्ड सीड था। तो राउंड सीड में क्या होता है ना कि उसमें जो जीन होता है वो स्टार्च के ग्रैन्यूल्स बनाता है, तो जो डोमिनेंट वाला जीन है वो स्टार्च के ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन ज्यादा करवाता है, स्मूथ करवाता है, ठीक है। लेकिन जो रिंकल्ड वाला का जो जीन है वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स का फॉर्मेशन कम करवाता है, उसके लिए जो एंजाइम्स की जरूरत होगी उसको डिप्रेस कर देता होगा, उसके फंक्शन को ब्लॉक करता होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर डोमिनेंट वाला जीन गया तो वो राउंड सीड बनाएगा, और अगर रिंकल्ड वाला गया तो वो रिंकल्ड सीड बनाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैकेनिज्म है वो यही है कि डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। हम लोग को यही इसी में कहीं पे तो आ, इसी पाथवे में कहीं पर कुछ इन्फ्लुएंस करना है, ठीक है। या तो डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस में कुछ अफेक्ट करो या आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में कुछ अफेक्ट करो, ठीक है। तो जब कैपिटल टी वाले जीन से के डीएनए से एमआरएनए बनता होगा और उससे जो प्रोटीन बनता होगा वो, या जो एंजाइम बनता होगा वो किसी प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा करवाता होगा, और जो स्मॉल टी वाले जीन से जो एमआरएनए बनता होगा और फिर उससे जो एंजाइम बनता होगा वो किसी प्रोटीन का सिंथेसिस कम करवा देता होगा या बंद करवा देता होगा उस प्रोटीन का सिंथेसिस, राइट। तो इसी तरीके से जो ट्रेड्स है वो जाकर एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। उसका रीजन ये पैथवे जानना बहुत जरूरी है, हमेशा इंफॉर्मेशन इसी डायरेक्शन में फॉलो होता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। देखो डीएनए ना लाइब्रेरी की तरह, ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारे बुक्स है, लेकिन हमें पूरे लाइब्रेरी की तो हमेशा जरूरत होती नहीं है, तो हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए जो एक बुक है या 2 बुक है उसको हम लोग लेकर चले जाते हैं, ठीक है, फिर उसको पढ़ लेते हैं। तो डीएनए इज लाइक लाइब्रेरी, ठीक है। उसका एक बुक या एक जीन जो है एक हिस्सा है, उसके इंफॉर्मेशन को आरएनए कॉपी कर लिया और फिर वो आरएनए जाएगा, ठीक है, कहाँ जाएगा, राइबोसोम में, वहां उसे प्रोटीन बनेगा, ठीक है। सो दैट इज द थिंग, क्लियर हुई बात। तो इसी तरीके से सारे के सारे ट्रेट्स एक्सप्रेस हो रहे हैं अलग अलग जीन से, अलग अलग क्रोमोजोम से, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही समझाना था। आई होप कि सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई हो, ट्रेट्स कैसे एक्सप्रेस होता है, क्यों डोमिनेंट हो जाता है कोई ट्रेट और क्यों रिसेसिव हो जाता है। अगर चीजों को भूल गए हो तो जो पिछले वीडियोज है उनको जाकर देख लेना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सो कीप रिवाइजिंग, नेवर एवर थिंक कि हाँ ये तो मेरे को आता ही है, दोबारा देखने की क्या जरूरत है, वो गलत है, ठीक है। कीप रिवाइजिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, ठीक है। चलिए वीडियोज हमेशा अवेलेबल है, जब मन करे देख लो, ठीक है। सो इफ यू विश, इफ यू think we deserve, please like, share, subscribe and comment, and any suggestion for us you can put us through, we will surely revert back to you, ठीक है। जैसा भी लगे यार वीडियो, अच्छा बुरा जो भी आपका फीडबैक एकदम ईमानदारी से बिना किसी हिचकिचाहट के कमेंट में डालें, ठीक है। चलिए थैंक्स अ लॉट, आपने इतना समय दिया और पढ़ते रहो, मजा करते रहो, ठीक है। चलो बाय।